नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते की कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में 3 साल से जेल में बंद अधिवक्ता कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें 50,000 के निजी मुचलके पर जेल से रिहा किया जाएगा। सुधा भारद्वाज के वकील ने उनकी रिहाई के आदेश के तुरंत जारी करने की अपील की और ऐसे में इस पर कोर्ट ने कहा कि आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। सुधा भारद्वाज को एल्गार परिषद मामले में अगस्त 2018 में गिरफ्तार किया गया था। वह तब से भाईखला जेल में बंद है। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने सुधा भारद्वाज को सशर्त रिहाई दी। कोर्ट की ओर से तय की गई शर्तों के तहत सुधा को मुंबई के अंदर ही रहना होगा। दरअसल ट्रायल की तारीखों पर कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। साथ ही वे मीडिया से भी केस से जुड़ी कोई बात नहीं कर सकती है। वहीं उन्हें देश छोड़कर भी जाने की इजाजत नहीं है। सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1 दिसंबर को उन्हें रिहा किए जाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने एनआईए स्पेशल कोर्ट को उनके रिहाई की शर्तें और तारीख तय करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद उन्हें जमानत और रिहाई मिल गई। सुधा भारद्वाज को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत तब बरकरार रखी थी। इसके साथ ही उनकी जमानत पर रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। सुधा की जमानत के खिलाफ एनआईए की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी और बॉम्बे हाई कोर्ट के डिफॉल्ट जमानत देने के फैसले पर मोहर लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में दखल देने का कोई वजह ही दिखाई नहीं देती। निकाय चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण पर रोक लगा दी। कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को चुनाव में 27% आरक्षण के साथ ही आगे न बढ़ने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट का पालन किए बिना ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश लाने के राज्य सरकार के फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को झटका लगा है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर अगले आदेश तक के लिए स्टे लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी कोटे के लिए एक कमीशन का गठन किए बिना और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का डाटा एकत्र किए बिना ओबीसी रिजर्वेशन लागू नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर महाराष्ट्र सरकार के उस अध्यादेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत राज्य सरकार ने लोकल बॉडी चुनाव में 27% ओबीसी रिजर्वेशन के लिए ऑर्डिनेंस जारी किए हैं। इस अध्यादेश को प्रभावी करने के लिए राज्य चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन को भी चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन को इसके लिए कमीशन के गठन और राज्य सरकार द्वारा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के डेटा को एकत्र किए बिना लागू नहीं किया जा सकता है। डेटा एकत्र करने के लिए कमीशन का गठन जरूरी है और इसके बिना कोटा लागू नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन पर अमल तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व का डेटा और कमीशन का गठन न हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी कहा है कि राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी रिजर्वेशन के संबंधित नोटिफिकेशन के साथ चुनाव कार्यक्रम में आगे बढ़ने की इजाजत नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनरल कैटेगरी और अन्य रिजर्व सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट का पालन किए बिना ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश लाने के राज्य सरकार के फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जो अनिवार्य है। ट्रिपल परीक्षण है। पहला,
राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक आयोग की स्थापना। दूसरा, आयोग की सिफारिशों के आलोक में स्थानीय निकायवार प्रावधान किए जाने के लिए आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना ताकि अधिकता का भ्रम न हो। और तीसरा, किसी भी मामले में ऐसा आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों के कुल 50% से अधिक नहीं होना। याचिका में महाराष्ट्र के अध्यादेश को चुनौती दी गई थी, जिसने स्थानीय निकाय चुनावों में 27% ओबीसी कोटा पेश किया था और इसके परिणाम स्वरूप राज्य चुनाव आयोग द्वारा उसी को प्रभावी बनाने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ट्रिपल टेस्ट का पालन किए बिना अध्यादेश लाई है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं त्रिपुरा सांप्रदायिक हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 पत्रकारों को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सांप्रदायिक हिंसा के दौरान रिपोर्टिंग पर दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई करने से रोक लगा दी। साथ ही त्रिपुरा पुलिस को नोटिस जारी किया। त्रिपुरा राज्य से भी 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा पर रिपोर्टिंग करने वाले 2 पत्रकारों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में त्रिपुरा पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने HW न्यूज नेटवर्क और उसके पत्रकारों समृद्धि सकुनिया और स्वर्णा झा के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है, जिन्हें त्रिपुरा पुलिस ने राज्य में हालिया सांप्रदायिक हिंसा पर उनकी रिपोर्ट के लिए बुक किया था। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2 पत्रकारों और मीडिया कंपनी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर त्रिपुरा राज्य से भी जवाब मांगा। जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। याचिकाकर्ताओं को त्रिपुरा राज्य के लिए सरकारी वकील को याचिका देने की स्वतंत्रता दी गई है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ के समक्ष दलील दी कि पत्रकार इस मुद्दे पर रिपोर्ट कर रहे थे और फिर प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को जमानत दे दी गई है, लेकिन फिर एक और प्राथमिकी दर्ज की गई। लूथरा ने कहा, ये वास्तव में असहनीय है और उचित नहीं है। गौरतलब है कि नवंबर महीने में बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद की एक रैली के दौरान त्रिपुरा के कई हिस्सों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना सामने आई थी। त्रिपुरा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोप लगाया कि पत्रकारों की रिपोर्टों ने समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया और सांप्रदायिक हिंसा के बारे में निराधार खबर प्रकाशित करके सांप्रदायिक नफरत फैलाई। याचिकाकर्ता पुलिस कार्रवाई को ये कहकर चुनौती दी गई कि वह हिंसा के पीड़ितों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर तथ्यों के केवल जमीनी रिपोर्टिंग कर रहे थे। याचिका में कहा गया है कि एफआईआर प्रेस से प्रताड़ित करने की समान है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों, पत्रकारों और एक्टिविस्ट को आतंकवाद निरोधी कानून UAPA के तहत एफआईआर पर अंतरिम संरक्षण दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट में गुजरात दंगों पर सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने SIT के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के 5 अक्टूबर 2017 के आदेश के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। SIT ने याचिका पर सवाल उठाए और कहा कि जांच पर किसी ने नहीं उंगली उठाई, सिर्फ याचिकाकर्ता ने सवाल उठाए। गुजरात दंगे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान विशेष जांच दल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2002 के गुजरात दंगों में की गई जांच पर किसी ने उनके खिलाफ उंगली नहीं उठाई। एकमात्र जाकिया जाफरी ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने SIT के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के 5 अक्टूबर 2017 के आदेश के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों की जांच करने वाले विशेष जांच दल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमारी जांच पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, सिवाय उस याचिका के जो जाकिया जाफरी ने दायर की है। जाफरी ने अपनी याचिका में राज्य में हुई इस हिंसा में बड़ी साजिश होने का आरोप लगाया।
गुजरात दंगों में एसआईटी की ओर से तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को क्लीन चिट दी गई है। एसआईटी के इस कदम को जाकिया जाफरी ने चुनौती दी। जाकिया के पति और कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में हिंसा के दौरान मौत हो गई थी। न्यायाधीश एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने जाकिया जाफरी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। एसआईटी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि मामले में शीर्ष अदालत को निचली अदालत और गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के अनुरूप ही फैसला लेना चाहिए। रोहतगी ने कहा कि अन्यथा ये मामला सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के कुछ उद्देश्यों की वजह से अंतहीन अभ्यास की तरह यूं ही चलता रहेगा। तीस्ता सीतलवाड़ इस मामले में दूसरी याचिका करता है। सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ में न्यायाधीश खानविलकर के अलावा दिनेश माहेश्वरी और सीटी रवि कुमार भी थे। इस याचिका पर पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि जाकिया जाफरी ने लगभग 12,000 पन्नों की विरोध याचिका दायर की है और इसे शिकायत मानने के लिए कहा है। रोहतगी ने कहा था कि ऐसा करके जाकिया इस मामले को गर्म रखना चाहती हैं और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण संकेत है। रोहतगी ने पीठ से कहा कि यही कारण है कि इन दंगों में राज्य सरकार का हाथ होने की बात कही जा रही है। इस पर पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि ये राज्य की ओर से प्रायोजित दंगा था। याचिका में याचिकाकर्ता नंबर 2 तीस्ता सीतलवाड़ याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीतलवाड़ के संगठनों द्वारा किए गए कार्यों का हवाला दिया और कहा कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित करना जो गुजरात विरोधी है, गुजरात को बदनाम करना अनुचित है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में हुए हल्के सुधार का संज्ञान लिया और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को अनुमति दी कि वह निर्माण गतिविधियों सहित अन्य पाबंदियों में छूट देने के संबंध में मिली अर्जियों पर 1 सप्ताह के भीतर फैसला ले सकता है। पीठ ने कहा कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को निर्माण क्षेत्र के मजदूरों को दिहाड़ी भुगतान के संबंध में अनुपालन हलफनामा दायर करना होगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग या CAQM को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1 सप्ताह के भीतर निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध हटाने पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए बिल्डर्स फोरम, चीनी, चावल और कागज मिल आदि के ऑपरेटरों की ओर से दायर हस्तक्षेप आवेदनों का निस्तारण करते हुए ये टिप्पणी की। कोर्ट ने हालांकि निर्माण प्रतिबंध के दौरान श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान से संबंधित एक आवेदन को बरकरार रखा है। कोर्ट ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों को निर्माण प्रतिबंध के दौरान मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के निर्देश के आदेश के अनुपालन को दर्शाने वाले हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि प्रदूषण को लेकर फिलहाल हालात कुछ सुधरे हैं, लेकिन 2 मुद्दों पर सुनवाई जरूरी है। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश रमन्ना ने कहा कि रात को 11 बजे आयोग की तरफ से हलफनामा मिला है। याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह कह रहे हैं कि हवा की गुणवत्ता सुधरी है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पता नहीं विकास सिंह याचिकाकर्ता आदित्य दुबे की ओर से कह रहे हैं या बिल्डरों की ओर से। सीजीआई ने कहा हम ढील पर कोई फैसला नहीं करेंगे, CAQM को इस पर फैसला लेने दें, इस पर हम कुछ भी सुनवाई नहीं करेंगे। अन्य सभी आवेदनों पर CAQM द्वारा विचार किया जाएगा। याचिकाकर्ता के लिए विकास सिंह ने कहा कि निर्माण के मुद्दे पर कॉल करें, बाकी वो फैसला कर सकते हैं। इस पर CGI ने कहा कि सभी अपीलों का फैसला CAQM करेगा। CGI ने SG तुषार मेहता से वायु गुणवत्ता आयोग के बारे में पूछा और कहा कि आयोग राज्यों के साथ मिलकर निर्णय ले। सभी आवेदन और आपत्तियां आयोग के समक्ष रखी जाएं। CGI ने कहा कि प्रदूषण के मामले में कमीशन को जिम्मेदारी दी गई है। इस मामले में अब कोर्ट कोई आदेश नहीं देगा और किसी हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। दिल्ली सरकार के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि CAQM के हलफनामे में फ्लाइंग स्क्वाड और गैर अनुपालन के लिए साइटों को बंद करने के सभी विवरण हैं।
दिल्ली में कई साइटों पर कार्रवाई की गई। इंदिरा गांधी अस्पताल को भी उन अस्पतालों की सूची में जोड़ा जाना चाहिए जिनको निर्माण नवीनीकरण में छूट है। इस पर सीजीआई ने कहा कि हम व्यक्तिगत मुद्दों में नहीं जा सकते। ब्यूरो रिपोर्ट। दहेज की सामाजिक बुराई को रोकने के लिए ठोस निर्देशों की मांग वाले रिट सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि दहेज निरोधी कानून को और मजबूत करने के लिए मौजूदा कानून पर पुनर्विचार की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि कानून में बदलाव के साथ साथ लोगों को भी अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग से भी दहेज, हत्या और घरेलू हिंसा के मुद्दे पर विचार करने और मौजूदा कानून को और मजबूत करने के उपाय सुझाने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें आरटीआई अधिकारी के समकक्ष दहेज विरोधी अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। दहेज मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि दहेज निरोधी कानून को मजबूत करने की जरूरत है। सामाजिक बुराई के जारी रहने पर अब बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत है, लेकिन लोगों को भी बदलाव लाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का विधि आयोग दहेज, हत्या और घरेलू हिंसा के मुद्दों पर विचार करने और मौजूदा कानूनों को और मजबूत करने के उपाय सुझा सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि दहेज, हत्या और घरेलू हिंसा के मौजूदा कानूनों पर पुनर्विचार की जरूरत है। इसके लिए आयोग से उन्होंने मौजूदा कानूनों को और बेहतर और सख्त करने के उपायों की सिफारिश करने को कहा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून महत्वपूर्ण है, लेकिन बदलाव भी भीतर से आना चाहिए। हम परिवार में आने वाली महिला के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये मुद्दा सामाजिक महत्व का है। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें आरटीआई अधिकारी के समकक्ष दहेज विरोधी अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। मामला जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच के सामने था। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को विधि आयोग के लाभ के लिए सभी प्रासंगिक पहलुओं पर शोध का एक नोट प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए रिट याचिका का निपटारा किया। इससे विधायी सुधारों पर विचार करने के लिए आगे के कदमों पर विधिवत विचार किया जा सकता है। And after hearing in detail, the Honorable Court observed that it is better to consider by the Law Commission, and accordingly, the Court directed to appear before the Law Commission with appropriate petitions, representations, and the Commission to be considered these entire issues raised in the writ petition. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर की नियुक्ति की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि एक ओर जहां संसद में आईपीसी की धारा 304 बी और 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम 1961 और राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन जैसे दंडात्मक प्रावधानों के संबंध में कानून बनाकर कदम बढ़ाया है, अब सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा एक नए रूप की आवश्यकता है ताकि उन्हें अधिक शक्ति मिले। सुनवाई के दौरान अदालत ने संकेत दिया है कि शर्तों में जो राहत मांगी गई है वह विधायी नीति के दायरे से संबंधित है, इसीलिए जबकि इस पर कुछ प्रतिबंध हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिका में की गई मांग विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। केरल के रहने वाले याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि केरल में दहेज के हालात बहुत खराब हैं। दहेज के रूप में सोना दिए जाने की बहुत मांग है, ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के न्यायालय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और सुधार के उद्देश्य से कई निर्देश जारी किए। उल्लेखनीय है कि इस साल सितंबर में रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फायरिंग की घटना के बाद दर्ज एक स्वतः संज्ञान मामले से निपटने के लिए चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए। दिल्ली पुलिस आयुक्त दिल्ली हाईकोर्ट परिसर के साथ साथ दिल्ली के सभी जिला न्यायालय परिसरों की सुरक्षा ऑडिट करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम का गठन करेंगे। इस प्रकार गठित टीम सुरक्षा संबंधी विभिन्न पहलुओं जैसे कि तैनात किए जाने वाले पुलिस कर्मियों की संख्या, लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों की संख्या आदि पर विचार विमर्श करेगी। कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के सुरक्षा कर्मियों द्वारा जांच की जाएगी।
दो जांच बिंदुओं अर्थात न्यायालय परिसरों के प्रवेश द्वार और न्यायालय कक्षों वाले भवनों के प्रवेश द्वारों पर जांच तलाशी ली जाएगी। प्रवेश द्वारों पर महिला अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और वादियों की तलाशी लेने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। पीठ ने कहा कि उसे उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस अन्य हितधारकों के सहयोग से सुरक्षा उपायों को लागू करना जारी रखेगी। हालांकि ये आदेश 24 नवंबर को पारित किया गया था, लेकिन इसे आज सुबह जारी कर दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि कल रोहिणी कोर्ट परिसर में एक मामूली धमाका हुआ था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि विस्फोट एक लैपटॉप बैग में हुआ था। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने क्रूज शिप ड्रग्स मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया, जिसमें जस्टिस नितिन सांबरे द्वारा दी गई जमानत की शर्तों में संशोधन की मांग की गई। उच्च न्यायालय ने 28 अक्टूबर 2021 को क्रूज शिप ड्रग मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और सह आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा द्वारा दायर जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया था। अगले दिन उच्च न्यायालय ने जमानत आदेश जारी किया था, जिसमें तीनों आरोपियों द्वारा पूरी की जाने वाली 13 शर्तों को निर्धारित किया गया था। शर्तों में से एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी मुंबई के कार्यालय में हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए उपस्थित होना था। आर्यन खान ने निम्नलिखित आधारों पर उस आदेश में संशोधन की मांग की। चूंकि जांच को विशेष जांच दल एनसीबी के दिल्ली कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया है, इसीलिए उनके मुंबई कार्यालय के दौरे में ढील दी जा सकती है। वे हर शुक्रवार को जब वे मुंबई में एनसीबी कार्यालय का दौरा करते हैं तो कार्यालय के बाहर मीडिया कर्मियों की बड़ी उपस्थिति के कारण पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें घेर लिया जाता है। इन्हें देखते हुए खान ने हर शुक्रवार को एनसीबी मुंबई कार्यालय के सामने पेश होने का निर्देश देते हुए शर्त में ढील देने की मांग की है। 2 अक्टूबर 2021 को मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने हिरासत में ले लिया था। उन्हें 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी के तहत रखा गया था और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी एनडीपीएस अधिनियम के तहत धारा 8C, 20B, 27, 28, 29 और 35 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।